हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द लॉ ऑफ एजेंसी एंड हाउ इज़ इट क्रिएटेड। ये क्वेश्चन हमारे पास जीजेएस 2017 में पूछा गया है। इसमें हमें जो एजेंसी का लॉ है उसके बारे में बताना है और एजेंसी कैसे क्रिएट होती है उसके बारे में बताना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि एक एजेंसी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पर्सन एम्प्लॉय करता है दूसरे पर्सन को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्ट करने के लिए उसके बिहाफ पे। जो टर्म है एजेंसी वो डिफाइंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये डिफाइन करता है जो एजेंसी डिफाइन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये डिफाइन करता है एजेंट और प्रिंसिपल को। एक एजेंट जो है वो एक पर्सन है जो एम्प्लॉयड है एक काम करने के लिए दूसरे पर्सन के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे पर्सन को डीलिंग में थर्ड पर्सन के साथ। जो पर्सन फ्रॉम हुम ये जो एक्ट किया जाता है या फिर जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है, हमने एजेंसी के बारे में बताया है। ये बताया है कि ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल और एजेंट हमारे पास दो टर्म्स हैं वो डिफाइंड है और उसको हमने प्रॉपर एक एक लाइन में जो है डिफाइन किया है। फिर आ गया हमारे पास इसका स्कोप क्या है। जो एग्जामिनेशन है नेचर ऑफ अग्रीमेंट का और जो सब्सिक्वेंट डीलिंग है पार्टीज़ के साथ वो डिसाइड करती है वेदर जो रिलेशनशिप है एजेंसी का वो इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। एजेंट जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रिंसिपल और जो थर्ड पार्टी है। असेंशियल फीचर जो है एजेंट का वो उसकी पावर है जो प्रिंसिपल को आंसरेबल है थर्ड पार्टी के लिए, ऑफ मेकिंग द प्रिंसिपल आंसरेबल टू थर्ड पार्टी। मतलब वो प्रिंसिपल को जिम्मेवार ठहरा सकता है और जो प्रिंसिपल है वही आंसरेबल होगा थर्ड पर्सन को। तो बेसिकली एक बीच का लिंक है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी है और ये जो है हमारे पास एजेंट है जो इन दोनों के बीच का लिंक है। फिर आ गया हमारे पास केस लॉ। केस लॉ में आ गया हमारे पास लक्ष्मी नारायण राम गोपाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद 1954 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो दो एजेंट जो है वो बाउंड है एक्सरसाइज करने के लिए उसकी अथॉरिटी अकॉर्डेंस में जो लॉफुल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्रिंसिपल के द्वारा, वो सब्जेक्ट टू नहीं होगा डायरेक्ट कंट्रोल या सुपरविजन जो है प्रिंसिपल का। वेयर एज एक सर्वेंट वर्क करता है जो अंडर डायरेक्ट कंट्रोल और जो सुपरविजन है प्रिंसिपल का। तो इस केस लॉ में बेसिकली एजेंट और हमारे पास जो दूसरी टर्म है सर्वेंट, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। इसमें क्या होता है कि एजेंट में जो प्रिंसिपल है वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है और उसके बाद जो है एजेंट अपने हिसाब से काम करता है, जबकि जो सर्वेंट होता है हमारे पास वो डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर होता है प्रिंसिपल के, या फिर आप बोल सकते हैं ओनर के। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है। एजेंसी जो है वो क्रिएट की जा सकती है फॉलोइंग वेज में। पहला आ गया बाय एक्चुअल अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अथॉरिटी जो है एजेंट की उसका मतलब है उसकी कैपेसिटी बाइंड करने की प्रिंसिपल को। जब प्रिंसिपल देता है एक्चुअल अथॉरिटी एजेंट को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डीलिंग्स में थर्ड पार्टी के साथ, तो उन केसेस में एजेंसी को बोला जाता है कि वो क्रिएट की गई है अथॉरिटी के द्वारा। सेक्शन 186 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो अथॉरिटी है किसी भी एजेंट की वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। सेक्शन 187 फर्दर बताता है कि एक अथॉरिटी को बोला जाएगा कि वो एक्सप्रेस है जब वो दी जाएगी बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, कि शब्दों को बोल के या फिर लिख के जो है एजेंसी फॉर्म होगी उसको एक्सप्रेस बोलेंगे। और बोला जाएगा कि इम्प्लाइड है जब वो इन्फर की जाती है सर्कमस्टांसेस से केस की। सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग एक एजेंट के पास अथॉरिटी है एक एक्ट करने की, देन उसके पास अथॉरिटी है सारी की सारी लॉफुल चीज़ें करने की जो नेसेसरी है उस एक्ट के लिए। तो बेसिकली पहला है हमारे पास जो एक्चुअल अथॉरिटी से। एक्चुअल अथॉरिटी में क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक तो एक्सप्रेस होती है जहाँ पे आपको प्रॉपर स्पोकन मतलब बोल के या फिर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है रिटन फॉर्म में दिया जाता है। इम्प्लाइड आ गया आपके पास जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, आसपास के सर्कमस्टांसेस को देख के जो आप इन्फर करते हैं अनुमान लगाते हैं उसके हिसाब से। सेकंड आ गया इन केस ऑफ इमरजेंसी या नेसेसिटी। इमरजेंसी और नेसेसिटी के केस में कुछ सर्कमस्टांसेस में अथॉरिटी कन्फर की जाती है उस पर्सन पे
बाय वर्च्यू ऑफ लॉ की जो तरफ से एक्ट करने के लिए बिना रिक्वायर करे कोई भी कंसेंट ऑफ दूसरे पर्सन का, इस एजेंसी को हम बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी या फिर इमरजेंसी। सेक्शन 189 प्रोवाइड करता है कि एक एजेंट के पास अथॉरिटी है इमरजेंसी में वो सारी एक्ट्स करने की, किस पर्पस के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके प्रिंसिपल को लॉस से जो उसको कॉज किया हुआ है। एक्ट्स जो रिक्वायर की जाती है कि वो एजेंट कर सकता है, वो एक्ट्स हैं जहाँ पे पर्सन जो है किस ऑर्डिनरी प्रूडेंस का, जो साधारण जो समझदारी का, वो जो है इस केस में करेगा बेसिकली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि इमरजेंसी और नेसेसिटी के केस में क्या है। आप एक कंपनी लगा लीजिए, कंपनी नहीं, आप एक फैक्ट्री लगाइए कि हमारे पास जो है एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में जो हमारे पास जो ओनर है वो जो है अब्रोड गया है, फ़ॉरेन ट्रिप पे गया हुआ है, और इसके नीचे जो है हमारे पास मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है फैक्ट्री में। उसके एब्सेंस में मैनेजर को सिर्फ बोला गया है कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का उनका जो टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो पेमेंट है, उनके जो आवर्स हैं, आपको बस यही देखना है। इसके अलावा आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी जाती है। लेकिन इसी बीच अगर फैक्ट्री में जो है आग लग जाती है, किसी भी कारणवश आग लग जाती है फैक्ट्री में, तो यहाँ पे जो है जो मैनेजर है हमारे पास, वो जो है फायर ब्रिगेड को कॉल करता है, और फायर ब्रिगेड के जो है हाई चार्जेस हैं उसी टाइम पे, क्योंकि आप मान सकते हैं किसी भी कारण कि उनके जो है हाई चार्जेस है, और यहाँ पे जो मैनेजर है वो फायर ब्रिगेड को ये जानते हुए कि उनके हाई चार्जेस हैं वो कॉल करता है। तो ऐसे में जो है उसके जो चार्जेस हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जो ओनर होगा वो लाइबल होगा पे करने के लिए। मैनेजर जो है अपनी जेब से नहीं देगा, क्योंकि उसने कोई लॉस होने वाला था ओनर को, उससे बचाने के लिए उसने फायर जो ब्रिगेड है उसको कॉल किया था, और फैक्ट्री को नुकसान से बचाने के लिए और अल्टीमेटली ओनर को वहाँ से नुकसान से बचाने के लिए इमरजेंसी में उसने जो भी स्टेप्स लिए हैं उसके पास जो है उसकी अथॉरिटी है। तो यहाँ पे जो है मैनेजर जो है हमारे पास यहाँ पे अगेन एजेंट का जो है काम करेगा, और यहाँ पे एजेंसी फॉर्म होगी मैनेजर के बीच में और ओनर के बीच में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बाय रेटिफिकेशन। अगर एजेंट एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे बिना अथॉरिटी के, देन ये जो एक्ट है इसको बाइंड नहीं किया, प्रिंसिपल बाइंड नहीं करेगा। हाउ एवर फ्यू केसेस में प्रिंसिपल जो है वो बाउंड किया जा सकता है ऐसे एक्ट से, अगर वो इलेक्ट करता है रेटिफाई करने के लिए उनको। रेटिफिकेशन का मतलब है कि जो सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना एक्ट्स को जो एजेंट की जो अथॉरिटी के साथ दी गई हैं। सेक्शन 196 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे एक्ट्स की जाती हैं एक पर्सन के द्वारा दूसरे के बिहाफ पे, बट विदाउट उसकी नॉलेज या फिर अथॉरिटी, तो वो इलेक्ट कर सकता है रेटिफाई करने के लिए या फिर जो है डिसोन करने के लिए ऐसे जो एक्ट्स हैं। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 197। ये प्रोवाइड करता है कि रेक्टिफिकेशन में एक्सप्रेस भी हो सकता है, रेटिफिकेशन आएगा यहाँ पे। रेटिफिकेशन जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। रेटिफिकेशन जो है पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का होना चाहिए, वो जो है पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का नहीं हो सकता। सेक्शन 199 प्रोवाइड करता है एक पर्सन जो रेटिफाई कर रहा है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्ट को जो किया गया है उसके बिहाफ पे, वो रेटिफाई करता है पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को जो ये एक्ट फॉर्म करता है, जो एक्ट फॉर्म करता है पार्ट। तो जो बेसिकली अगर वो पार्ट को रेटिफाई कर रहा है तो इसका मतलब पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर रहा है। रेटिफिकेशन इस्टेब्लिश होता है रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में इन सो फार जैसे कि एक्ट रेटिफाई है वो कंसर्न करता है, ये रिलेट बैक करता है डेट को जहाँ पे एक्ट किया जाता है एजेंट के द्वारा। इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहला, आपको प्रोविजंस याद करने हैं क्योंकि इसमें 3 प्रोविजंस डिस्कस हुए हैं, 196, 197 और 199। जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल होती हैं आप इन तीनों सेक्शंस को मेंशन करेंगे। एक जनरल इंट्रो के बाद एक एक करके सेक्शंस को मेंशन करेंगे। दूसरी चीज़ जो समझने वाली है कि रेटिफिकेशन बेसिकली होता क्या है। रेटिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है और उसके बाद जो है एजेंट है और ये है हमारे पास थर्ड पार्टी। यहाँ पे जो एजेंट है बिना प्रिंसिपल की अथॉरिटी के कोई एक्ट करता है थर्ड पार्टी की तरफ, जहाँ पे वो जो भी है उसका डिफ़ॉल्ट होता है, उसने जो है लॉस कर दिया है। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सू करती है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल के पास 2 ऑप्शंस होते हैं।
एक तो वो मना कर सकता है कि भाई एजेंट ने किया है, बिना मेरी अथॉरिटी के किया है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। दूसरा है कि वो रेटिफाई कर सकता है। रेटिफिकेशन में क्या होता है, वो सब्सिक्वेंट कंसेंट दे सकता है कि ये जो एक्ट हुआ है ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मेरे कंसेंट से हुआ है, और इस जो लॉस के लिए है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, या फिर कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसके लिए भी एजेंट काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो अप्रूवल देता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल, तो उसको हम बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो ये आपका समझने वाला पार्ट है। रिटर्न में आप थोड़ा सा जनरल लिख के ये 3 प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी क्रिएट की जाती है ऑपरेशन ऑफ लॉ से। फॉर एग्जांपल, हर एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है फर्म का। कोई भी एक्ट किया जाता है पार्टनर के द्वारा, पार्टनरशिप के कोर्स में वो बाइंड करता है फर्म को और दूसरे पार्टनर्स को भी। फिर हमारा आ गया जो लॉ की तरफ से या लॉ की वजह से जो हमारे पास एजेंसीज बनती हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात होती है, वहाँ पे जो है एक्सप्रेस्ड हमारे पास एक प्रोविज़न है जहाँ पे लिखा गया है कि हर एक एजेंट जो है हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट होगा हमारे पास फर्म का। तो यहाँ पे जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यहाँ पे जो एजेंट है वो एजेंसी जो है वो फॉर्म होती है। तो इसमें एग्जाम्पल के साथ जो है हमने 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से जो है कब एजेंसी फॉर्म होती है। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करते हुए एक रिलेशनशिप जो है एजेंसी का, ये बहुत ही कॉमन है बिजनेस लॉ में। ये जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक एजेंसी क्रिएट की जा सकती है जब एक पर्सन डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी दूसरे पर्सन को, दैट इज़ उनको अपॉइंट करता है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, या फिर नंबर ऑफ देम को स्पेसिफाइड एरिया ऑफ वर्क में, जैसे बहुत सारे पर्सन्स को अलग अलग काम देना, वो भी एजेंसी में माना जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट जो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का, वो कन्फर करता है राइट और ड्यूटीज़ दोनों पार्टीज़ के ऊपर। बहुत ही वेरियस एग्जांपल्स हैं ऐसे रिलेशनशिप के, जैसे कि हमारे पास इंश्योरेंस एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, फैक्टर्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली हमने कंक्लूजन में क्या लिखा है, पहली बात कि बिजनेस लॉ में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। दूसरा एक्सप्रेस्ड है, इम्प्लाइज है, इसका मतलब क्या है, डेलीगेट करना अपनी पावर। उसके बाद हमने जो है एग्जांपल्स दिए हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात की है, और उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने इस आंसर को कंक्लूड किया है। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि हमने 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है। रीज़न बीइंग कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये 2 पार्ट्स में है। पहला हमने एजेंसी डिफाइन किया है, दूसरा जो है हमने उसकी क्रिएशन के बारे में बात की है। एजेंसी में हमने जो है इंट्रो में डिफाइन किया है, उसके बाद उसका स्कोप बताया है, और उसके बाद हमने केस लॉ डिस्कस किया है। क्रिएशन में जो है हमने 4 पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे जो है वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप जो चारों पॉइंट्स हैं वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सारे के सारे हमने प्रोविजंस इसके अंदर डिस्कस किए हैं, और एग्जांपल्स भी जो है आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अगर 20 मार्कर में आपका जो है आंसर आता है और शीट्स जो हैं वो आपके पास नहीं भरी हैं, तो आप अपना जो है जनरल जो मैंने इलस्ट्रेशंस आपको समझाने के लिए दी हैं वो आप प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने कंक्लूजन दिया है जिसमें हमने 4 से 5 लाइनें जो है कवर की हैं। वही ये आंसर अगर 10 मार्कर में आता है, 10 मार्कर में आपको जो है इंट्रो में एजेंसी लिखना है। उसके बाद आप जो हमारे पास स्कोप वाला पार्ट है वो इंट्रो में ही आप जो है मर्ज करेंगे, केस लॉ लिखेंगे आप। उसके बाद हमारे पास जो क्रिएशन है वो 4 तरीके से होती है, वो आप 2-2, 3-3 लाइन में जो है एक्सप्लेन करेंगे। जिस हेडिंग के अंदर, जैसे हमारे पास रेटिफिकेशन की हेडिंग के अंदर 3 प्रोविजंस थे, उन तीनों प्रोविजंस को मेंशन करके उनको मर्ज करेंगे आप 3 लाइन में। और उसके बाद जो है आप कंक्लूजन भी जो है 2-3 लाइन में जो है दे सकते हैं, क्योंकि आपको जो है 10 मार्कर में सिर्फ 2 शीट्स फिल करनी है, तो इतना इनफ होगा। वहीं अगर 5 मार्कर की बात है तो 5 मार्कर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको अलग अलग पूछा जा सकता है। पहला आपको एजेंसी के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा जो है आपको क्रिएशन के बारे में अलग से पूछा जा सकता है। तो आप जो है उस हिसाब से दोनों अलग अलग जो है अटेम्प्ट करेंगे। अगर सिर्फ एजेंसी के बारे में पूछा गया है तो आप एजेंसी को जो हमने इंट्रो में किया है वो डिफ़ाइन करेंगे, उसका स्कोप बताएंगे, उसके एसेंशियल्स बताएंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद आप जो है कंक्लूड करेंगे
क्रिएशन में जो है आप छोटा सा 2 लाइन का इंट्रो लिख सकते हैं और उसके बाद जो है आप चारों पॉइंट्स को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और 2 लाइन में आप जो है कंक्लूड कर देंगे अपना आंसर। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।